हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू मेहरा क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग एंड हाउ वाज योर प्रिपरेशन इज गोइंग। जैसा कि आप लोगों को पता है एमपी सेट का जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है। एज़ यू नो काफ़ी जो है चर्चा इसके बारे में हुई है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैम एग्ज़ाम कब होगा। आपका एग्ज़ाम श्योरली ही होगा। ज़्यादा डिले नहीं हुआ है एग्ज़ाम, बट कुछ सर्कमस्टांसेस है जिसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ है। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं होगा, 2-3 महीने तक नहीं होगा, 5-6 महीने तक, ऐसा नहीं है। थोड़ा एक्सटेंड हुआ है और जल्द ही हमें इसकी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, आपको बिल्कुल वरी नहीं करना है कि मैम एग्ज़ाम कब होगा, ऐसा क्यों हुआ है। ओके, लेट मी चेक द रिकॉर्डिंग। ना लास्ट टाइम आई वॉज फॉरगेट अबाउट रिकॉर्डिंग और पूरा लेक्चर बोल दिया बट रिकॉर्ड हुआ ही नहीं था, दैट्स व्हाई ना आई हैव टू डबल चेक। सो आज का जो हमारा सेशन है, आप लोगों को पता होगा हमारे एमपी से 2024 और 22 का जो है हम प्रैक्टिस सेशन लेके आ रहे थे प्रीवियस ईयर, और 24 का हमने पूरा ही कंप्लीट कर लिया है ना। 24 के पेपर में आए हुए जितने भी क्वेश्चन थे सभी को हमने टॉपिक वाइज कवर कर लिया है। और हमारा 22 का सेशन स्टार्ट हो चुका था जिसके 3 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें हमने 117 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमारा 118 से में भी क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है और ये हमारा पार्ट 4 होने वाला है। तो अगर आप अब सिंस आप लोगों की एग्जाम एक्सटेंड हो चुकी है तो आप लोगों के पास थोड़ा टाइम है प्रिपेयर करने का। तो अगर अभी तक भी किसी ने कोर्स ज्वाइन नहीं किया हो और अब उसे लग रहा हो कि नहीं मुझे टाइम मिल गया है, तो अब मुझे अपनी प्रिपरेशन, क्योंकि देखिए 24 फिर 22, पहले 22 फिर 24 अब 26 कंटिन्यूअसली 3 बार हमारे पास सेट आ गई है। तो अब आगे हम चांसेस नहीं ले सकते कि फिर से आए। तो आपको रिस्क नहीं लेना है कि फिर प्रिपेयर करेंगे, इस बार दे के देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप इस बार 100% तैयारी करिए। और अगर आपको तैयारी की थोड़ी भी हेल्प की ज़रूरत लगती है कि हाँ मुझे थोड़ा और करना चाहिए, तो जल्दी से हमारे कोर्स से जुड़ जाइए। अभी भी आप लोगों के पास टाइम है। 11 जनवरी तक तो है ही सही, है ना। 15 प्लस डे अभी भी है और उसके बाद भी एग्जाम हो गई है। तो मतलब आपके पास 25 तक तो हम मान ही सकते हैं कि अभी भी आपके पास 25 डेज हैं एग्जाम के लिए। 25 डे या 20 डे बहुत होते हैं, है ना। इतने में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आप एक दिन में अगर एक लेक्चर भी देखते तो आप 20, अगर एक दिन में 2 लेक्चर भी देखते तो आप 40 लेक्चर्स तक कवर कर सकते हैं, जिसमें आप कितने ही प्रैक्टिस क्वेश्चन, कितनी ही थ्योरी और कितना ही रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर लगता है कि हमें कोर्स ज्वाइन करना चाहिए तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। हमारा एमपी सेट का क्रैश कोर्स जो है कब से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहे हैं एमपी सेट के प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर। क्योंकि एमपी सेट के जस्ट बाद आपको पता होगा 12 जुलाई को कैलेंडर जो है आ चुका है। एक होने वाली है 12 जुलाई को और 2 अगस्त में सेशन है। ये 3 सेशन है ना, जिसमें 3 टर्म में हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम होने वाली है। एमपीपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है, मतलब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। इन 3 में से एक सेशन में मैथमेटिक्स, और हर बार ऐसा होता है कि सबसे पहले फेज में ही मैथमेटिक्स का असिस्टेंट प्रोफेसर लिया जाता है ना। लास्ट टाइम भी पहले फेज में ही मैथमेटिक्स का था असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आप लोगों को साफ साफ असिस्टेंट प्रोफेसर दिख रही है, तो आपको सेट में बिल्कुल भी छूट नहीं देनी है कि देखेंगे क्या होगा। आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपने सेट करी और आपके सामने असिस्टेंट प्रोफेसर पड़ी है। आपको कहीं से कहीं तक वेट नहीं करना पड़ रहा है। कहीं से ऐसा नहीं है कि सेट करके बैठ गए, आइडिया ही नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर कब निकलेगी, कब प्रोफेसर बनेंगे। सामने आपकी अपॉर्चुनिटी है, आपको सेट में भी जी जान लगानी है और बिना रुके असिस्टेंट प्रोफेसर की ओर दौड़ते जाना है। तो आपको इसका क्रैश कोर्स मिल रहा है, आपको इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लेक्चर मिलने वाले हैं। वैलिडिटी है 6 मंथ की। आप खुद ही सोचिए 6 मंथ से पहले तो आपकी एग्जाम ही हो जाएगी, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो आपको जो है इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का भी कोर्स मिल रहा है, एमपी सेट मैथमेटिक्स का भी कोर्स मिल रहा है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वीडियो सॉल्यूशन है, 6 मंथ की वैलिडिटी है, डाउट सेशन है, और अब तो आपको रिवीजन सेशन भी मिलने वाले हैं ना। टेस्ट सीरीज मिलने वाली है यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज। और मैंने सारी थ्योरी का रिकॉर्डेड लेक्चर होने के बावजूद मैंने सारी थ्योरी का वापस से शॉर्ट नोट्स में रिवीजन करवाया है। तो आपको वो सेशन भी मिलने वाले हैं। कितने में? सिर्फ 1999 इसकी प्राइस है। तो आप लोग कहीं से भी एडवांटेज, आप बिल्कुल भी इस चीज़ को ढीला मत छोड़िए कि देखेंगे क्या होता है। आपके सामने ही सेट का एग्जाम है, और टारगेट असिस्टेंट प्रोफेसर आपके बनने का आपके सामने ही पड़ा है जुलाई में। और 2 सेशन, एक तो जुलाई है और एक अगस्त है, इन 2 फेज में एग्जाम होने वाली। कैलेंडर जारी हो चुका है, तो एग्जाम बिल्कुल भी डिले नहीं होगी, क्योंकि कैलेंडर इन्होंने ऑलरेडी जारी कर दिया। और हम कब से आपको कह रहे थे कि असिस्टेंट प्रोफेसर वापस आएगी वापस आएगी, और आ चुकी है। तो 2026 आपका लाइफ चेंजिंग ईयर हो सकता है, जहां पर आप स्टूडेंट से सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर पर स्विच कर सकते हैं। अभी आप स्टूडेंट और आप 2026 की एंड में आते आते आप प्रोफेसर बन जाएंगे। तो ये आपकी लाइफ का गोल्डन ईयर होने वाला है। इसको बिल्कुल भी जाने मत दीजिए, और ना ही अपने इस क्रूशियल टाइम को जाने दीजिए। फटाफट हमारे कोर्स के साथ ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, जिसमें आपको असिस्टेंट प्रोफेसर और एमपी सेट दोनों का ही कॉम्बिनेशन मिल रहा है।
ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैंने कोर्स की सारी डिटेल दे दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। किसी भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको चैनल पे मिल जाएंगे। आपको प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप में आपको सब कुछ मिल जाएगा, है ना, देखने को कोर्स के बारे में क्या है कैसा है ना। आप एनी टाइम आप हमको जो है हमसे रीच कर सकते हैं। ओके, सो नाउ मूव टू द नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 119। इससे पहले के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये एमपी से 2022 का पेपर है। अब इससे पहले के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये आज का हमारा हमने पहले इससे पहले के सारे ही हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। सो ये है यूजिंग गॉस सीडल मेथड द सेकेंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू फॉर एक्स वाई जेड फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमको दिया है, हमको क्या करना है, गॉस सीडल मेथड का यूज करके सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालना है। तो देखिए, मैंने आप लोगों को कहा था कि एग्जाम में आते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं लेंदी, टाइम टेकिंग होते हैं, और जगह भी है ना, जिनको करने के लिए जगह और टाइम दोनों चाहिए, और एग्जाम में हमारे पास दोनों की कमी होती है। तो यही वो क्वेश्चन है जिनके बारे में मैं हर बार आपको बताती हूँ कि न्यूमेरिकल एनालिसिस के ऐसे क्वेश्चन जिनको करने में लगता है टाइम, लगता है देखने में कि हाँ हो जाएगा, पर करने में टाइम लगता है। तो यही वो क्वेश्चन है जिनको आपको एग्जाम, अब देखिए हमारे पास 150 क्वेश्चन होने वाले हैं, 51 से शुरू करके 150 तक जाने वाले हैं। बीच में 119 हमने 24 का पेपर भी करा था, उसमें भी 110 के प्लस में ही न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन आ गए थे। तो ये अब इसके बाद हमारे पास कम से कम 40 क्वेश्चन और रिमेनिंग है। तो आपको इन क्वेश्चन में नहीं पढ़ना है, आपको क्या करना है, पूरा पेपर सोल्व करने के बाद इस क्वेश्चन पे आना है। न्यूमेरिकल एनालिसिस के ये क्वेश्चन लेंदी होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद कितनी 4 डिजिट तक आपको कैलकुलेशन करना है, वहाँ कैलकुलेटर अलाउड भी नहीं होता है ना। तो आपको इसे करना है। कितना टाइम लेंगे ये करने में, कम से कम इसको करने में 5 से 7 मिनट और ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये है ही इतने लेंगे। आप न्यूमेरिकल एनालिसिस करते हैं तो आपको इन्हें एग्जाम के सबसे लास्ट में करना है। अब इनको करने का मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताने वाली हूँ, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों के पास ना टाइम है ना ही कैलकुलेशन। आप इतनी पॉइंट के बाद 4 नंबर तक आप मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम गॉस सीडल मेथड की तरफ जाते हैं अप्रोक्सीमेशन निकालने की, तो मेथड क्या होती है, ये डायगनली डोमिनेटेड देखते हैं हम सबसे पहले। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर डायगनल के एलिमेंट इन दोनों से बड़े हैं, यहाँ भी डायगनल का एलिमेंट का मॉडुलस इन दोनों से बड़ा है, यहाँ भी डायगनल के एलिमेंट का मॉडुलस इन दोनों से बड़ा है। तो हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन तो कैसे निकालते हैं, इस तरीके से 6x y प्लस जेड, ये अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन आएगा। हम क्या करेंगे, 6x ऐसा ही 20 माइनस वाई माइनस जेड, फिर x ऐसा ही 1/6 20 माइनस वाई माइनस जेड। अब हमको अगर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना है तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू रखते हैं, इसको पूरा पॉइंट में कैलकुलेट करते हैं, फिर y2 की तरफ बढ़ते हैं। इसको करने में लगता है टाइम, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आंसर आ जाता है बट टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसको हम एक ट्रिक से करने की कोशिश करते हैं। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल लीनियर अलजेब्रा में करते हैं वैसे ही इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 1 4 -1 6 और 1 -1 5 और 7, ठीक है। ये है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, हम इसे कर सकते हैं आराम से। मेरी वॉइस के लिए मैं थोड़ा बिल्कुल सॉरी हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड ज़्यादा है, मुझे काफ़ी कोल्ड हो गया है, सही नहीं हो रहा है, काफ़ी दिन हो गए मैंने टेबलेट्स भी ले ली है, इसलिए मेरी वॉइस थोड़ी आपको वियर्ड लग सकती है, सॉरी फॉर दैट, ओके। प्लीज़ आप लोग एडजस्ट करिएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों रो को इंटरचेंज कर लेंगे। 1 4 -1 6 6 1 1 20 और 1 -1 5 और 7। अब इसमें रो ऑपरेशन लगाएंगे, 1 4 -1 6 ऐसा ही। अब यहाँ देखिए इस हमें क्या करना है, यहाँ 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 0 बनाने हैं, तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब R2 में से R1 को माइनस करेंगे 0, और 1 - 24 माइनस का 23, और 1 - -6 यानी प्लस का 7, और 20 - 36 माइनस का 16। कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है। अब R3 में से R1 को माइनस करेंगे 0 -1 -4 -5, और 5 + 1 6, और ये 7 - 1 6 आ गया है। फिर से अब हमें यहाँ पर 0 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 1 4 -1 6, सॉरी है ना, रो थोड़ी टेढ़ी चली गई है, 0 माइनस का 23 7 और माइनस का 16।
हम क्या करेंगे, वही इस वाली पूरी रो में करेंगे 5 से। पहले तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, 0 -5 6 और 1। अब इस वाली पूरी रो में हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस वाली पूरी रो में 23 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमको 0 मिल जाएगा, है ना। किस तरह का आएगा थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। यहाँ आएगा कुछ इस तरह का। पहले तो रहेगा 1 4 -1 6 0 23 -7 16 फिर 0। इसमें 23 में 5 का और -5 में 23 का मल्टीप्लाई करके 8 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 5 में 7 का करेंगे माइनस का 35, 8 करेंगे इसको 23 और 6 को करेंगे तो और 138। जब इसको हम 8 करेंगे तो आ जाएगा 301 103 आ जाएगा यहाँ पे। अब 16 में करेंगे 5 का मल्टीप्लाई प्लस करेंगे 23 को तो ये हो जाएगा 103, ये भी आ जाएगा 103। अच्छी बात है। अब बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, यही तो गॉस एलिमिनेशन मेथड होती है, भूले तो नहीं, बिल्कुल यही होती है। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे यहाँ से 103z इक्वल 103, उसके बाद ये वाली इक्वेशन 23y -7z इक्वल 16 और एक सबसे ऊपर वाली इक्वेशन x + 4y -z इक्वल 6। यहाँ से z की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब हम z की वैल्यू यहाँ 1 रख देंगे 23y इक्वल 16 और प्लस का 7 तो ये हो जाएगा 23y इक्वल 23, यानी y की वैल्यू भी आ जाएगी 1। सारी ही वैल्यू यहाँ रखेंगे, x + 4 - 1 इक्वल 6 तो x + 3 इक्वल 6 तो x की वैल्यू आ गई 3। हमें अप्रोक्सीमेट नहीं, हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिले हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन तो काफ़ी ही हमारे बढ़े जाने वाले हैं। तो इसके नियरेस्ट वैल्यू जो हम देख पा रहे हैं, एज यू कैन सी, सबसे नियरेस्ट वैल्यू 3 के ये है ना, और इन सब में से सबसे नियरेस्ट 1 के ये है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। हम नियरेस्ट वैल्यू देखते हैं। अगर हम अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन से जाएंगे तो भी ये जो अप्रोक्सीमेशन आने वाला है ये फर्स्ट सेकेंड अप्रोक्सीमेशन आएगा, फर्स्ट टाइम करके फिर सेकेंड टाइम, वो कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी होने वाली है, ठीक है। तो ये और इस टाइप की क्वेश्चन आपको सबसे लास्ट में करने हैं, मैं बता देती हूँ, क्योंकि बहुत लेंदी होने वाले, टाइम कंज्यूमिंग और जगह भी कंज्यूम करते हैं इसलिए। अगला जो है y0 + y8 इक्वल 3, y1 + y7 इक्वल 5, y2 + y6, y3 + y5, देन द वैल्यू ऑफ y4। हमें क्या करना है, डिफरेंस ऑपरेटर है ना, सेंटर वो जो होते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, उनका यूज करके हमको इसके 7th डिफरेंस है ना, जहाँ पर 7 अज्यूमिंग है, देखिए 7th डिफरेंस को ये क्या बोल रहे हैं, 7th डिफरेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब जो 8th डिफरेंस है वो 0 रहेगा। हमें किसको निकालना है, y4 को निकालना है हमें। तो अब यहाँ पर हम लगाने वाले हैं डिफरेंस का फॉर्मूला। आपको याद है जब हमारा, देखिए डेल की पावर 8 y निकालना है कुल मिला के, इसको मैंने आपको कहा था कि इसके जो कोफिशिएंट है वो कहाँ से याद रखेंगे हम, पास्कल ट्राइंगल से। पास्कल ट्राइंगल पता है ना आप लोगों को, उससे हम इसके कोफिशिएंट निकालेंगे। मैंने अपने थ्योरी वाले सेशन में बताया है पास्कल ट्राइंगल से इसके कोफिशिएंट निकालने का। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, y8 - 8 टाइम y7, ठीक है। ये कोफिशिएंट पास्कल ट्राइंगल से निकालेंगे, आप लोगों को मैंने निकालना बताया है, प्लस 28 टाइम y6 माइनस 56, ये जो है डिफरेंस ऑपरेटर है, ये उसका फॉर्मूला है न्यूटन डिफरेंस वाला, माइनस 56 y3, ये कोफिशिएंट पास्कल ट्राइंगल से आप निकाल सकते हैं, प्लस 28 y2, वही जो बाइनोमियल में निकालते हैं ना हम 12th में, वही वाला 11th में, सॉरी वही वाला पास्कल ट्राइंगल 11th में भी होता है हमारे पास, प्लस y0 इक्वल 0। अब हमें इसको शफल करना है थोड़ा सा, y जिनके आगे कोफिशिएंट सेम है उनको पास कर लेंगे, y8 के पास में कर लिया y0 को, उसके बाद यहाँ पर माइनस का 8 है और यहाँ पर माइनस का 8 कॉमन निकालेंगे तो y1 के पास में हो जाएगा y7, फिर यहाँ पर प्लस का 28, यहाँ पर प्लस का 28 कॉमन निकालेंगे तो y6 के पास में हो जाएगा y2, फिर उसके बाद माइनस का 56 तो y3 के पास हो जाएगा y5 और 70 y4 तो निकालना है। अब देखिए वैल्यू बिल्कुल रख सकते हैं, क्वेश्चन में गिवन है, देखिए यहाँ पर दिख रही है आपको, है ना, y3 और y8 की वैल्यू 3 यहाँ रख देंगे, फिर y1 और y7 की वैल्यू 5 यहाँ रख देंगे, 18/7 यहाँ रख देंगे, 28/25/8 यहाँ रख देंगे। तो अगले वाले स्लाइड पे रखते हैं, मतलब यहीं पर रखते हैं। वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 है इन दोनों की वैल्यू, -8 के साथ इसकी वैल्यू है 5,
28 के साथ इसकी वैल्यू है 18/7 माइनस 56 के साथ इसकी वैल्यू है 25/8 प्लस का 70y इक्वल 0। अब इसको सोल्व करना है। 3 माइनस 40 और ये 7 4 जा 28, तो ये आ जाएगा प्लस का 72 माइनस 18 7 जा 56, तो ये आ जाएगा माइनस का 175 प्लस का 70 y4 इक्वल 0। यहाँ से इसको हम करेंगे तो माइनस और माइनस ये और ये प्लस, इसको हमें सोल्व करने पे जो मिलेगा, देखिए यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। पहले माइनस माइनस वाले जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा 5 और 7 1 और फिर एक उसमें 2 माइनस का और 72 और प्लस का 70 y इक्वल 0। यह आ जाएगा माइनस का 140 प्लस y4 इक्वल 0। यहाँ से एक मिनट, मैंने प्लस माइनस में कोई गड़बड़ कर दी है, यहाँ पर देख लीजिएगा 140 ही आएगा। 70 y4 इक्वल 140, तो y4 इक्वल आ जाएगा 140/70, तो y4 की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी फोर्थ जो आएगा वो आएगा y4 कितना आएगा 2। ऑप्शन नंबर ए है इसका और करेक्ट आंसर है। न्यूमेरिकल के क्वेश्चन हो जाते हैं बट एज यू नो थोड़े लेंदी होते हैं। और अब अभी तो मैंने तो यहाँ डायरेक्ट लिख दी है, आपको कोफिशिएंट याद है तो अच्छी बात, वरना आपको इस तरह से पास्कल ट्रायंगल याद है ना, मैंने बताया था ये वाला 1 1 वाला 1 2 1, फिर इधर से 1, इन दोनों का सम, फिर इन दोनों का सम, फिर 1, है ना, याद आया ना कुछ। हाँ, यही वाला जो 11 12 में करते थे उस पास्कल ट्रायंगल से, फिर 1 4 6 4 1 ऐसे करके 8 तक जाना है, वहां से कोफिशिएंट निकालने हैं अल्टरनेटिव साइन के साथ। थ्योरी वाले सेशन में मैंने बताया था, ठीक है, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, कर सकते हैं, है ना, 2 नंबर का आता है, जाने नहीं देना है, लेकिन जब टाइम हो तब। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन एज यूजुअल लेंदी होते हैं। अगला अब आ गए हैं सीओवी से क्वेश्चन, सीओवी आई से। यूलर इक्वेशन फॉर द वेरिएशनल प्रॉब्लम, सिर्फ यूलर की इक्वेशन पूछी है, पूरा सोल्व करने के लिए नहीं कहा है, कहा है कि सिर्फ यूलर की इक्वेशन ही बता दीजिए आप। तो चलिए यूलर की इक्वेशन बनाते हैं। क्या होती है, डेल एफ अपॉन डेल वाई, ब्रह्मास्त्र इक्वेशन है ये, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल 0, है ना। ये तो आपने इतनी बार करी है कि आप नींद में भी इसको बिल्कुल भूलेंगे नहीं। डेल एफ अपॉन डेल वाई, वाई की कोफिशिएंट कौन कौन है, यहाँ पे थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं। 2x वाई डैश, पीछे है ना वाई डैश, उसको लेके आते हैं, x वाई वाई डैश और माइनस का वाई डैश स्क्वायर, ये हमारा पूरा का पूरा एफ है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिर्फ इसका होगा x वाई डैश माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, इसका होगा 2x माइनस एक्स वाई, 2x माइनस एक्स वाई और फिर माइनस का 2y डैश इक्वल 0, ये है। अब एक्स वाई डैश ऐसा ही, x के रिस्पेक्ट में इनका डिफरेंशिएशन करना है तो माइनस तो है ही सही, 2x का 2 हो जाएगा, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे तो पहले x का 1 फिर x ऐसा ही y डैश और फिर यहाँ 2y डबल डैश इक्वल 0। अब देखेंगे एक्स वाई डैश माइनस का 2 प्लस का y प्लस का एक्स वाई डैश और प्लस का 2y डबल डैश, यहाँ पर कुछ जो है कंफ्यूजन सा लग रहा है मुझे, कट पिट होना चाहिए था कुछ तो। देखिए हाँ, यहाँ पर x इसके आगे माइनस है, मैंने माइनस नहीं लगाया तो इससे ये कैंसल, ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, हाल फिलहाल में तो कुछ नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2y डबल डैश प्लस का y और ये माइनस का 2 उधर भेज देती हूँ तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन जो है, जो कि हमको दिख रही है ऑप्शन नंबर बी में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें इसे सोल्व नहीं करना है क्योंकि इसने वेरिएशनल इक्वेशन पूछी है, यूलर की इक्वेशन पूछी है, इसने एक्सट्रीमल की वैल्यू नहीं पूछी है, तो हम आगे सोल्व करते, ठीक है। जल्दी आ गया आंसर, 1-2 स्टेप का ही है और अच्छे क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने देखे होंगे कि हमने पिछली बार के जो क्वेश्चन देखे हैं इससे ऊपर वाले सारे ही ऐसे थे, चाहे वो मॉडर्न अलजेब्रा के हो, चाहे रिंग थ्योरी के हो, चाहे लीनियर अलजेब्रा के, अभी तक इजी क्वेश्चन आए हैं।
तो एक आध पोर्शन टफ जाता है, बाकी तो चले जाते हैं मॉडरेट। पिछली 2024 वाला जो सेशन था उसमें कॉम्प्लेक्स में कुछ स्टार्टिंग के थे जो अच्छे खासे कैलकुलेटिव गए थे, पर इस वाले 2022 वाले में अभी तक कॉम्प्लेक्स के जो है लेवल मॉडरेट ही रहा है, टफ नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो इंटीग्रल इक्वेशन का है लेवल वो अच्छा कैलकुलेटिव दिया है 2024 में। एक आध का तो जाता ही है एज यू नो, है ना। तो कैलकुलेटिव दिया है इन्होंने, इंटीग्रल इक्वेशन का अच्छा खासा कैलकुलेटिव दिया है। आज आगे अभी आज के ही सेशन में देखेंगे आप, तो आपको लगेगा कि यस ये टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि कॉम्प्लेक्स काफ़ी अच्छा आया था और लीनियर मॉडर्न सारे ही अच्छे थे 2022 में, इसलिए इन्होंने इंटीग्रल इक्वेशन वाला थोड़ा कैलकुलेटिव दिया है। लेकिन 2024 में देखिए तो हमको जो है कॉम्प्लेक्स के एक दो ऐसे लगे थे, तो फिर इन्होंने इंटीग्रल इक्वेशन काफ़ी इजी था उस टाइम पे, सिर्फ टाइप ही पूछ लिए थे इन्होंने। तो एक आध टॉपिक में तो जाता ही है। अगला बीच में ही क्लासिकल मैकेनिक्स पूछ लिया है, अलग से नहीं पूछा है। हैमिल्टोनियन इक्वेशन मैंने आपको लास्ट जो सेशन था लास्ट उसका 2024 के पेपर का, उसमें क्लासिकल मैकेनिक्स के आपको बताए थे कि जो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स में हैमिल्टन क्या होता है, लेग्रांजियन क्या होता है। अगर आपने नहीं पढ़े तो वहाँ देख लीजिएगा हैमिल्टन और लेग्रांजियन क्या होता है, और उस पर मैंने आपको हैमिल्टन और लेग्रांजियन इक्वेशन भी बताई थी। ये डेरिवेटिव होता है ना, हैमिल्टन के रिस्पेक्ट में होता है और फिर क्यू का प्लस के साथ आता है पी के रिस्पेक्ट में, ये हमारी इक्वेशन होती है। ये मतलब ये डॉट मतलब ही डेरिवेटिव होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर पी यहाँ है तो क्यू यहाँ, और क्यू यहाँ है तो पी यहाँ, तो ये यहीं से डिस्कार्ड, ये भी यहीं से डिस्कार्ड और ये भी यहीं से डिस्कार्ड, है ना। सिर्फ ऑप्शन नंबर डी ही ऐसा है जो ट्रू है। अगर आपको प्लस माइनस याद नहीं रहते तो भी आप इनसे याद रख सकते हैं कि पी के लिए क्यू के रिस्पेक्ट में और क्यू के लिए पी के रिस्पेक्ट में। यहाँ सेम सेम दिया था, वैसे ही 3 डिस्कार्ड हो रहे थे। मैंने आपको कहा भी था कि सेट की एग्जाम में ऑप्शन पे काम नहीं करते हैं, नेट में करते हैं ऑप्शन पे काम अच्छे से। हर एक ऑप्शन को मन लगा के बिल्कुल, है ना, जी जान से फ्रेम किया जाता है, और सेट में ऑप्शन पे उतना काम नहीं किया जाता है। यहाँ ऐसा है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको एक आध करेक्ट ऑप्शन मिल ही जाएगा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन पे इतना डिटेलिंग नहीं की जाती है। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था वो वाला, ये भी काफी अच्छा है। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ यूलर इक्वेशन। हमारी जो यूलर इक्वेशन होती है डेल एफ अपॉन डेल वाई, इसकी मैंने अलग अलग कंडीशन बताई थी। प्लीज़ आप थ्योरी सेशन जरूर देख लीजिएगा, वो जो रिवीजन वाला है ना वो वाला। अगर आपको देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप वैसे ही कर लेंगे। इसमें मैंने बताई थी फ्री फ्रॉम एक्स फ्री फ्रॉम वाई के टाइम से ही इस तरह की इक्वेशन होती है हमारी, है ना। एक ये होती है कॉन्स्टेंट वाली, ये वाली, ये सारी ही मैंने आपको बताई थी। तो इनमें से पूछा है कौन सी नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए तो है, तो सॉरी यहाँ कुछ था, ओके। ऑप्शन नंबर ए तो है, ऑप्शन नंबर बी भी है, कुछ नहीं करा है। यहाँ से दोनों तरफ एफ के रिस्पेक्ट में कॉन्स्टेंट करा है, ये भी है। अब देखिए माइनस वाली होती है, और ऑप्शन नंबर इसमें और ऑप्शन ए में कुछ नहीं, माइनस कॉमन निकाल लिया है, तो ये तो माइनस टाइम ए ही बना दिया है ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी है, बीच में ये प्लस जैसा कुछ नहीं होता है, तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, जो हमारी यूलर की इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। और ये भी इतना टफ नहीं था, क्योंकि ये हम बहुत बार करते हैं, फ्री फ्रॉम जो कंडीशन रह जाती है वो वाली, इससे हम करते हैं, ठीक है। सो फ्री फ्रॉम वाई वाली कंडीशन है ये, इसलिए ओके अच्छा क्वेश्चन है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप आई होप आप लोग पहले ट्राई करेंगे, ये हमारा रूल है। आप पूरा पेपर मेरे साथ ट्राई करेंगे, फिर अपना स्कोर देखेंगे कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है। अब द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का एक्सट्रीमल पूछा गया है। देखिए हम हमेशा एक्सट्रीमल में क्या करते हैं, वाई ऑफ फंक्शन एक्स लेता है, तो हम डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, एक्सट्रीमल के लिए हम ये वाला करते हैं। इस बार इन्होंने वेरिएबल बदल दिया, इन्होंने एक्स दे दिया है टी का फंक्शन, और डॉट मैंने आपको ऊपर बताया है, डॉट मतलब पहली बार डेरिवेटिव। तो या तो हम इसको इक्वेशन चेंज करें, पर इस सबसे अच्छा है कि हम अपना क्वेश्चन ही चेंज कर लें, क्योंकि हमको उसी में आदत होती है। तो हमारा एक्स मतलब कौन है, वाई, तो ऊपर दिया है वाई डैश का स्क्वायर और नीचे दिया है एक्स का क्यूब, ये हमारा वेरिएशनल दिया है। अब इसमें हम ये वाली इक्वेशन लगाएंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या है, नहीं है, माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश 2y डैश अपॉन एक्स क्यूब इक्वल 0। तो यहाँ से हमको क्या पता चला है कि डिफ्रेंशिएशन किसका, 2y डैश अपॉन एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 0 है। किसी का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है तो मतलब क्या होता है, वो चीज़ कांस्टेंट है। तो यहाँ से
2y डैश की वैल्यू c1x³ मैं c1 लिख देती हूँ क्योंकि आगे और भी कॉन्स्टेंट आएंगे, इसलिए मैंने इसको c1 नाम दे दिया है। कोई दिक्कत नहीं, अच्छा जा रहा है अभी तक तो। अब देखेंगे y डैश इक्वल c1x³ अपॉन 2, डेरिवेटिव को हटाना है, इंटीग्रेशन करेंगे तो c1 अपॉन 2 ऐसा ही x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक और इंटीग्रेशन का कोफिशिएंट c2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू मिल गई है c1 x की पावर 4 अपॉन 8 प्लस c2। c1 c2 का क्या करें, दो कंडीशन गिवन है। क्या गिवन है, 1 पे 3 और 2 पे 8 18 सॉरी 1 पे 3, y की वैल्यू 1 पे 3 है और 2 पे 18 है। ठीक है, वैल्यू ध्यान रखेंगे, गलत नहीं करेंगे। 1 पे 3 है और 2 पे 18 है। वेट अ मिनट, ओके। हाँ, अब करेंगे, पहले y की वैल्यू 1 रखेंगे, मतलब x की जगह 1 रखेंगे तो ये आएगी 3 c1 अपॉन 8 प्लस c2। ठीक है, यहाँ से जो है कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं चलिए करते रहते हैं, देख लेते हैं एक बार। अच्छा हाँ, इससे आगे तो हमें सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। पूछिए क्यों, c1 c2 तो निकालना है, पर देखिए x की पावर 4 है, यहाँ पर x की पावर 4 वाली कोई टर्म दिख रही है क्या आपको, एक ही दिख रही है। तो हम आगे सी ऑप्शन को साथ साथ देखते जाना है ना, मैंने मिस कर दिया पर मैंने हर बार आपको ऑप्शन को साथ साथ देखना बताया है कि हमने ओडी में भी देखा था CFPI वाले केस में, ऑप्शन को साथ साथ एनालाइज करते जाना है कि क्या पता कुछ जल्दी स्टेप में आंसर आ जाए। मैं c1 c2 निकाल लूंगी, c1 और c2 में दो इक्वेशन बनेगी, सिस्टम बन जाएगा दो इक्वेशन का, उसको हम एलिमिनेशन मेथड सब्सटीट्यूशन मेथड जो भी उससे सोल्व कर लेंगे। लेकिन निकाले ही क्यों, हमको t की पावर 4 मतलब जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर 4 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, सोल्व कर भी लेंगे तो आएगा तो ऑप्शन ए ही ट्रू, अगर ए नहीं होगा तो कोई सा भी नहीं होगा, तो हम इसको आगे सोल्व ही नहीं करेंगे। आप चाहे तो सोल्व कर सकते हैं क्योंकि हमको तो आंसर मिल गया है। ओके, तो साथ साथ ऑप्शन देखते जाइए, क्या पता हमें कम मेहनत करनी पड़ रही हो। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल एनालिसिस, फंक्शनल का ही क्वेश्चन है। ये इतना बड़ा सा हमको दिया है पूरा और हमसे पूछा गया है कि के की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू क्या आने वाली है, जहां पर ये सारे क्या है, इंडिपेंडेंट है पाथ से, क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो सबसे पहले यूलर इक्वेशन ही लगाते हैं, पाथ से इंडिपेंडेंट तो इनकी यूलर इक्वेशन लगाने से आ जाएगा आई थिंक आंसर। यूलर इक्वेशन क्या लगाएंगे, देखिए y का डेरिवेटिव मतलब y भी है, एक बार डेरिवेटिव भी है, दो बार डेरिवेटिव है, तो हमको यूलर की इक्वेशन हायर ऑर्डर के लिए लगानी है। आपको याद है मैंने सिखाई थी, डेल एफ अपॉन डेल वाई अल्टरनेटिंग साइन के साथ डी बाई डी एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश। अब एक डेरिवेटिव बड़ा है तो अल्टरनेटिंग साइन, दो बार डेरिवेटिव बड़ा है तो दो बार, अगर 3 होता तो फिर से हम माइनस लगा के करते। चलिए करते हैं पहले फंक्शनल, जो इसको थोड़ा सुधार लेते हैं क्योंकि पीछे एक y भी है। तो ये क्या है, y डैश का स्क्वायर प्लस y डबल डैश प्लस 2y डैश y डबल डैश प्लस के एक्स वाई और y डैश, वो पीछे वाला y जो है ना इसको यहाँ लेके आ गई हूँ मैं, प्लस का y स्क्वायर। तो सबसे पहले डेल एफ अपॉन डेल वाई, वाई वाले कौन सी टर्म है, इसका तो नहीं होगा, इसका हो जाएगा तो क्या आएगा y डबल डैश, इसका नहीं होगा, इसका हो जाएगा के एक्स वाई डैश, के एक्स वाई डैश, और एक और y का ये रहा 2y माइनस डी बाई डी एक्स, वाई डैश के लिए 2y डैश, ठीक है, इसका कुछ नहीं, इसका 2y डबल डैश, और एक और y डैश वाला ये के एक्स वाई प्लस d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर, y डबल डैश के लिए y 2y डैश, और तो कुछ नहीं रहा ना, ठीक है सही है, बराबर में 0। अब थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ज़्यादा नीचे हो गया सॉरी, यहाँ पर तो y डबल डैश प्लस के एक्स वाई डैश ऐसा ही, प्लस का 2y ऐसा ही, माइनस अंदर इसका डिफ्रेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो इन सब का एक एक बार बढ़ जाएगा, 2 का 3 बार, 3 का 2 बार, 2 का 3 बार, ये सही तो कराया ना मैंने, बिल्कुल। अब देखेंगे
एक तो ये माइनस और के आ जाएगा और एक्स और वाई का हम करने वाले हैं। तो पहले वाई का और फिर एक्स का, सॉरी ये इस तरीके से, पहले एक्स ऐसा ही वाई का करा, फिर वाई ऐसा ही एक्स का करा, प्लस डी बाई डी एक्स, 2 बार है तो 1 बार कर देते हैं, बराबर 0। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी सही करा है हमने। अब इस इक्वेशन को थोड़ा और कर लेते हैं, वाई डबल डैश प्लस के एक्स वाई डैश प्लस 2y माइनस 2y डबल डैश माइनस का 2y ट्रिपल डैश माइनस का के एक्स वाई डैश माइनस का के y और y का 2 बार और 2y का 3 बार डेरिवेटिव बराबर 0। अब देखते हैं y 2 बार, y 2 बार है ना, और फिर ये यानी कि 1 2 3 आपस में तीनों कट गए, इससे ये कटा, ये 3 बार है ना, 3 बार है। के एक्स वाई डैश कहीं दिख रहा है क्या, के एक्स वाई डैश से के एक्स वाई डैश बचा क्या, 2y और माइनस का के, 2y और माइनस का के वाई बराबर 0। यहाँ पूछा है 2 माइनस के वाई बराबर 0, तो के की वैल्यू 2 यहीं से दिख रही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। थोड़ा लेंदी था, मैं मानती हूँ लेंदी था, बट कर सकते हैं, एफर्ट्स हम बिल्कुल करेंगे और इसको एग्जाम में करना ही है। ये मॉडरेट लेवल का था है ना, इजी नहीं है, मॉडरेट था, टफ नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि इतना तो हम कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप सब लोगों से हो गया होगा। मेन क्या है यहाँ पर, डिफरेंशिएशन करना तो मेन है ये इक्वेशन, हमको हायर ऑर्डर के लिए इक्वेशन याद होनी चाहिए। पता चला हायर ऑर्डर के लिए इक्वेशन याद नहीं है और तो सोल्व कहाँ से करेंगे। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम फंक्शनल एनालिसिस। द फंक्शनल, अब ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज, यस यू आर राइट, ये डिलीटेड क्वेश्चन है, दिस इज अ डिलीटेड क्वेश्चन। ये डिलीट हो गया है, क्यों हो गया है, क्योंकि चारों में से एक भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके देखना है कि आपका कौन सा मैच कर रहा है ना। मैं इसमें यही एफ क्या है हमारा, एफ तो वही है 2y स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स, और तो कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल यही है। यहीं पर वही लगाएंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल 0। थोड़ा मैं लगा देती हूँ, थोड़ा आप करिएगा। ये आएगा 4y माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश 2y डैश बराबर 0। कुछ गलत तो नहीं करा, डेल 4y और 2y डैश, तो 4y माइनस 2y डबल डैश बराबर 0। तो यहाँ से जो है हमारा माइनस का 2y डबल डैश प्लस का 4y इक्वल 0, तो यहाँ से y डबल डैश माइनस 2y इक्वल 0। और जब आपको सोल्व करेंगे तो चारों में से कुछ भी नहीं बनने वाला है, तो ये डिलीटेड है। इससे आगे आप खुद करके देखिएगा, मैंने 90% तो क्वेश्चन कर दिया, थोड़ा आप लगा लीजिएगा। ओके, ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर माइनस ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी एम स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, तो एम स्क्वायर बराबर 2, तो एम बराबर प्लस माइनस √2 हाइपरबोलिक से बनेंगे इसमें, आई थिंक जो बनने वाला है। सो इसमें से सारे ही गलत हैं, तो डिलीटेड क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और ये क्वेश्चन देखकर आपके मन में आ जानी चाहिए खुशी। खुशी क्यों, क्योंकि हमने पहले 2024 का पेपर कर लिया है। ये 2020, अरे चल जाइए, मेन चीज़ तो लिख नहीं पा रहे हैं आप, थोड़ा नीचे ले लेती हूँ। ये 2024 के पेपर में पूछा हुआ है। जब हमने प्रैक्टिस सेशन करे थे तो ये गुजरात सेट में 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 2 टाइम्स तो गुजरात सेट में रिपीट हुआ है, गुजरात या महाराष्ट्र में 1 टाइम ये 2022 का क्वेश्चन था। उसके बाद ये 3 बार रिपीट होने के बाद फिर उन्होंने ये 1 टाइम 2024 में पूछ लिया है। तो इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि आसपास के पेपर लगाइए, PYQs लगाइए। और आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैम आसपास के पेपर की करवा दीजिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने महाराष्ट्र के, गुजरात के है ना, और कर्नाटका के, राजस्थान के, जम्मू कश्मीर के और नेट के है ना, नेट के भी क्वेश्चन, ये सारे ही मैंने अपने प्रैक्टिस सेशन में कराए हैं। मैंने बस वहाँ पर ईयर और पेपर मेंशन नहीं किया है। आप पेपर डाउनलोड करके देखेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो मैंने कर रखा है, अरे ये भी मैंने करवा दिया, अरे ये भी करवा दिया है। मैंने सारे ही उठाए हैं, पुराने नए सारे उठा के आपकी उनकी प्रैक्टिस करवाई है मैंने, टॉपिक वाइज में और फुल लेंथ जो भी है सब में। ठीक है, तो आप वहाँ पर वरीड मत करिए, मैंने सारे करवा दिए हैं। ओके,
नाउ मूव टू द नेक्स्ट सर इसी क्वेश्चन पे। अब इसका आंसर तो मैं देख के ही बता सकती हूँ। एक्स क्यूब है क्वेश्चन हम कम से कम 5 से 6 बार कर चुके हैं, 2 से 3 बार से प्रैक्टिस सेशन में, फिर मैंने 2024 के पेपर में भी करा था और यहाँ पर भी यही आ गया है। और ये क्वेश्चन देखकर मुझे इतनी खुशी हुई थी, मतलब जब मैं आपको प्रैक्टिस करा रही थी, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस करी तब तो मैंने भी ऑब्जर्व नहीं किया था इतना, बट जब मैं प्रैक्टिस करा रही थी तो मुझे बहुत ही लगा कि वाह ये क्वेश्चन तो बहुत टाइम रिपीटेड है ना। डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश। अब मैंने कल पिजन होल प्रिंसिपल वाला करवाया था, वो एज इट इज ऑप्शन के साथ पूछा गया था, और भी क्वेश्चन है जो आपको पेपर फर्स्ट के ही क्यों ना हो, इसीलिए तो एमपी सेट काफ़ी अच्छा रहता है। यह आएगा 12x माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश 2y डैश इक्वल 0। 12x माइनस 2y डबल डैश इक्वल 0, तो यहाँ से 2y डबल डैश इक्वल 12x, तो यहाँ से y डबल डैश इक्वल 6x। ठीक है, उसके बाद 6x है, एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो 6x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C1, एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे 6x क्यूब अपॉन 6 प्लस C1x प्लस C2, C1 C2 की वैल्यू बाद में फाइंड करेंगे, क्योंकि एक्स क्यूब वाली एक अकेली टर्म है तो आगे फाइंड ही ना करें, क्योंकि एक्स क्यूब कभी जीरो नहीं हो सकता, उसके आगे कुछ है ही नहीं, उसके आगे कांस्टेंट थोड़ी है जो वो जीरो हो जाएगा। तो एक्स क्यूब वाली टर्म ऑप्शन नंबर ए ही है, तो रेस्ट आर इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ है, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम वेरिएशनल प्रॉब्लम। पढ़िए, खुद से सॉल्व करिए, ठीक है, पहले खुद ही ट्राई करना है आपको। एक्सट्रीमल क्वेश्चन नंबर 128। तो माय डियर फ्रेंड ये क्वेश्चन भी डिलीटेड है, क्यों है वो तो करने पे पता चलेगा आप लोगों को, ये भी आपका होमवर्क है, थोड़ा मैं करूँगी थोड़ा आप करेंगे। हमारा जो एक्सट्रीमल है वो क्या है, y प्लस वाई डैश का स्क्वायर, है ना, y प्लस वाई डैश का स्क्वायर यही है और तो कुछ नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम लगाएंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस। अब देखिए क्वेश्चन आप ऐसा भी हो सकता है कि जैसे क्वेश्चन अलग अलग 4 सेट बनते हैं, तो हो सकता है इस सेट में इसके सारे ऑप्शन सही हो, किसी और सेट में प्रिंट मिस्टेक हो गई हो तो भी इसको डिलीट कर देते हैं, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई ना हो रही हो, बहुत सारे क्वेश्चन जो है डिलीट करने के रीजन होते हैं। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा, 1 ही आएगा ना, बिल्कुल, माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश करेंगे, 2y डैश बराबर 0, तो 1 माइनस 2y डबल डैश बराबर 0, तो यहाँ से माइनस का 2y डबल डैश बराबर माइनस का 1, तो y डबल डैश बराबर जो है 1/2। ये ऐसा तो कहीं पर दिख ही नहीं रहा है, एज यू नो, मैंने गलत तो नहीं कर दिया, करा तो मेरे बिल्कुल सही है। सो यहाँ से ऑप्शन नंबर तो कोई सही नहीं, इसलिए डिलीटेड है ही सही। और अब इसमें देखिए फ्री फ्रॉम एक से है तो हम एक वो वाली कंडीशन भी लगा सकते हैं, एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, जब फ्री फ्रॉम एक से हो तो हम वो वाली कंडीशन भी लगाते हैं, उससे भी चारों में से कोई आंसर मैच नहीं करेगा। दैट्स व्हाई दिस इज द डिलीटेड क्वेश्चन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कैलकुलस और वेरिएशन जो था उसमें से 2 क्वेश्चन तो डिलीट हो गए थे और एक रिपीट हो गया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दिस क्वेश्चन अगेन फ्रॉम जो है ये वाली जो इंटीग्रल वेरिएशनल की थ्योरी है, ये हम पढ़ते हैं शायद थ्योरी सेशन में, मैंने शायद कराया था। रेले रीज मेथड टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, जो रेले रीज मेथड होती है उसमें हम काई का यूज करते हैं, तो वहाँ पर द सॉल्यूशन जो होता है वहाँ पर होता है द सॉल्यूशन, लिख देती हूँ मैं वो लाइन क्योंकि एक लाइन का आंसर है, कैन बी अज्यूम by taking linear combination of basis function। तो यहाँ पर देखिए टेकन ऑफ आर्बिटरी एडमिनिस्ट्रेशन का टेकिंग ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पर वर्डिंग से वही मैच करती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थ्योरी का है ये, तो थ्योरी से पूछे जाते हैं, आई टोल्ड यू कि थ्योरी से पूछे जाते हैं। इंटीग्रल इक्वेशन की भी हमने थ्योरी करी है, ए वायर स्ट्रेस कंडीशन वाली, मैक्सिमा मिनिमा वाली, तो उससे भी पूछे जाने के चांसेस है बिल्कुल। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130।
ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। द शॉर्टेस्ट कर्व फॉलोइंग 2 पॉइंट इन अ प्लान, दो कोई भी प्लेन, दो पॉइंट है, उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट कर्व होता है, क्या होता है वो? स्ट्रेट लाइन। एज यू नो स्ट्रेट लाइन ही तो होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट, बिना किसी प्रॉब्लम के ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। यहाँ से इंटीग्रल इक्वेशन के क्वेश्चन शुरू होंगे और अच्छे खासे कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेशंस पे बेस्ड क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, है ना। ये पिछली बार जो हमारे मतलब 24 जो इसके बाद पूछा गया था उसमें तो टाइप पे ही 2-3 क्वेश्चन जो है पूछ लिए थे, कम से कम 3 क्वेश्चन तो सेकंड काइंड याद है ना आप लोगों को, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, और ऐसे करके 3 से 4 क्वेश्चन तो काइंड पे ही पूछ लिए थे इस बार इन्होंने। लेकिन 22 में इन्होंने जो है अच्छे खासे कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। सो इसको इंटीग्रल को सॉल्व करना है, इसको पहचानना है, आप लोगों को पहचान लीजिए। मैंने आपको एक थ्योरी मैंने आपको प्रैक्टिस सेशन में और थ्योरी सेशन में इसको पहचानना भी सिखा दिया था। जब x माइनस टी हमारी कर्नल हो जाती है तो वो कौन सी कर्नल होती है, क्या नाम होता है उसका, और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। जब हमारी कर्नल x माइनस टी, इस कर्नल हमारी x ऑफ टी जो होती है वो कैसा हो जाता है, फंक्शन ऑफ x माइनस टी हो जाती है, इस फॉर्म की हो जाती है, तब वो कर्नल क्या होती है, कॉन्वोल्यूशन टाइप कर्नल क्या होती है, कॉन्वोल्यूशन। और उसको हम हमेशा लाप्लास से सोल्व करते हैं क्योंकि वही हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है इस तरह की कर्नल को लाप्लास से सोल्व करना। तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लाप्लास ऑन बोथ साइड, टेकिंग लाप्लास ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम क्या करेंगे, लाप्लास लेंगे। तो देखिए इस इंटीग्रल से तो लाप्लास क्या हो जाएगा, टी हट जाएगा, लाप्लास एक्स की पावर -1/2, लाप्लास ऑफ यू, अच्छा टी रहेगा, है ना, टी में ही हम लाप्लास के सारे फॉर्मूले पढ़ते हैं, लाप्लास ऑफ यू ऑफ टी, लाप्लास तो पता ही होगा आपको, लाप्लास ऑफ टी की पावर 1/2, ये हो जाएगा। अब देखिए लाप्लास का फॉर्मूला क्या होता है, टी की पावर एन अगर है लाप्लास में तो वो होता है गामा n+1 अपॉन एस की पावर n+1। तो यहाँ भी यही लगेगा, गामा -1/2 +1 अपॉन एस की पावर -1/2 +1। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म यू टी का होता है यू एस, बहुत जगह यू बार भी लगाते हैं, और इसका हो जाएगा गामा 1/2 +1 अपॉन एस की पावर 1/2 +1। हमने ये वाला लाप्लास का फॉर्मूला लगाया है, ये हो जाएगा गामा 1/2 एस की पावर 1/2 यू एस, और गामा 3/2 और एस की पावर 3/2। गामा की प्रॉपर्टी होती है गामा एन बराबर एन, गामा n+1 बराबर एन गामा एन, है ना, गामा तो आपने पढ़ा ही होगा। तो यहाँ से, और गामा 1/2 होता है √π, तो ये हो जाएगा √π अपॉन एस की पावर 1/2 यू एस। अब देखिए इसका यहाँ पर यूज करेंगे तो 3/2 में से 1/2 बाहर, गामा 1/2 और एस की पावर 3/2, उसके बाद √π एस की पावर 1/2 यू एस 1/2 ऐसा ही, है ना, और गामा ये हो जाएगा √π से √π कैंसर, तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई तो हम कर ही लेंगे, ये हो जाएगा यू एस इक्वल 1/2, यहाँ आएगा एस की पावर 1/2 एस की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा 1/2s। अब लाप्लास को हटाना है ना, तो इनवर्स लाप्लास लेंगे, लाप्लास को यहाँ पर लाप्लास है ना, यूएस मतलब यूएस मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ टी, वही तो यूएस होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इनवर्स लाप्लास लेंगे, इनवर्स लाप्लास के भी फॉर्मूले होते ही हैं जैसे लाप्लास के होते हैं। तो यहाँ हो जाएगा यू टी, और लाप्लास लीनियर होता है 1/2 बाहर, एल इनवर्स 1/s, 1/s का लाप्लास जो होता है 1 होता है, तो यू टी ऐसा ही ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1 विच इज़ 1/2। क्यों, क्योंकि लाप्लास 1/s की पावर अगर n है तो वो होता है n का होता है t की पावर n-1 अपॉन गामा n, ये इस तरह से होता है। इसी को शफल करा है और क्या, इसी को है ना, एल इनवर्स को इधर भेज दिया है तो इसी को शफल करा है, तो एन को जब हम 0 रखें 1 रखेंगे तो यहाँ टी की पावर 0 यानी 1 आ जाएगा आंसर। तो 1/2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ढूंढते हैं कौन सा वाला है ऑप्शन।
सो हियर ऑप्शन 1/2 कहाँ है, एक ही ऑप्शन है सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लाप्लास से करना है इसको, और भी तरीके हैं करने के, आप इसको जो है उससे भी कर सकते हैं, इंटीग्रल इक्वेशन की एक मेथड आती है उससे भी कर सकते हैं, C1 वाली मेथड से भी कर सकते हैं, बट ठीक है ये स्पेशल इसी के लिए बना है लाप्लास, कॉन्वोल्यूशन टाइप कर्नल के लिए, तो हमने उसी से करा है और क्या। और देखिए जल्दी भी आ गया आंसर, क्योंकि लाप्लास तो हम पढ़ते ही हैं इंटीग्रल इक्वेशन में। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द इंटीग्रल इक्वेशन। अब इस इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में पूछा है कि इंटीग्रल इक्वेशन होमोजीनियस है सेकेंड काइंड की, और इसके पास कोई कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू नहीं है। तो सेकेंड काइंड मैंने आपको बताया था काइंड कैसे डिफाइन करते हैं हम, हमारा जो LHS होता है उसमें हमारा एक होता है अल्फा एक्स और UX, होता है कि नहीं होता है। तीन केस बनते हैं, अगर अल्फा एक्स हमारा 0 बन जाए तो फर्स्ट काइंड की, मतलब UX रहे नहीं, अल्फा एक्स हमारा कोई भी कांस्टेंट बन जाए 1 2 3 4 तो सेकेंड काइंड की, और अगर अल्फा एक्स हमारा एक्स का ही फंक्शन बन जाए तो थर्ड काइंड की। तो देखिए यू के पास में आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मतलब अल्फा क्या हुआ है कांस्टेंट, तो ये किस काइंड की है, सेकेंड काइंड की। यहाँ प्लस करके कुछ भी नहीं है, मतलब होमोजीनियस भी है, तो ऑप्शन पी तो ट्रू है कि ये इंटीग्रल इक्वेशन, और है भी कौन सी, वोल्टेरा फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन है, वैल्यू फिक्स है, तो ये पी तो ट्रू है। तो जहां जहां बोला है कि पी फॉल्स है ये तो गलत। अब क्यू की बारी है कि क्यू क्या है, इसके पास कैरेक्टरिस्टिक कर्व होगा कि नहीं होगा, तो करके देखेंगे होगा कि नहीं होगा। तो जो हमारी इक्वेशन है इसमें हम कर देते हैं थोड़ा सा सॉल्यूशन, इसका कर देते हैं, क्या दिया है, UX इक्वल लेमडा 0 से 1 3x - 2 t UT dt, इस तरह की पता है ना। हम क्या करेंगे, जो है टी वाली टर्म को सी मानेंगे, सी इक्वल सिर्फ टी वाली टर्म 0 से 1 टी UT dt, तो यहाँ से UX क्या बन जाएगा, लेमडा और 3x - 2 और क्या बचा है सी। ठीक है, अब ये वैल्यू पलट के सी में रखेंगे, सी क्या है हमारा 0 से 1, टी ऐसा ही, ये है यू की वैल्यू पर अब की बार कहीं में है, टी में है, तो लेमडा सी 3t - 2 dt। तो यहाँ से देखिएगा सी इक्वल लेमडा सी तो बाहर 0 से 1 3t² - 2t dt, तो सी इक्वल लेमडा सी इंटीग्रेशन करेंगे 3t³ - 2t² और 0 से 1, इससे क्या हो जाएगा, सी लेमडा सी इक्वल ऐसा ही t³ - t² और 0 से 1। तो अपर लिमिट रखो या लोअर लिमिट रखो या 0 आ जाएगा, मतलब लेमडा की तो कोई वैल्यू ही फाइंड नहीं हो रही है, ना ही सी की वैल्यू फाइंड हो रही है, तो इसके पास कोई भी कैरेक्टरिस्टिक कर्व होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्यू भी सही है, तो दोनों ही ऑप्शन सही है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दोनों ही ऑप्शन सही है। क्यों सही है, क्योंकि हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, ना आइगन वैल्यू ना सी, कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेमडा भी नहीं मिल रहा है, सी भी नहीं मिल रहा है, तो जी तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि ना तो इसके पास कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, पर ये सेकेंड काइंड की इक्वेशन है। ठीक है, ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन, या इंटीग्रल इक्वेशन दी है। अब देखिए इसको कॉन्वोल्यूशन ना समझ लीजिए, क्योंकि x - t होना चाहिए, यहाँ तो x + t है, तो इसको कॉन्वोल्यूशन ना समझे। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करने वाले हैं। अब इसको सोल्व करने का एक ही मेथड होता है C1 C2 वाला, तो हमें वही लगाना पड़ेगा। तो मैंने आपको कहा है ना कि इंटीग्रल इक्वेशन की क्वेश्चन सोल्व तो हो रहे हैं, हो जाएंगे, बट इस 2022 में जो इन्होंने थोड़े लेवल, मतलब थोड़े प्रैक्टिस कैलकुलेटिव से क्वेश्चन पूछ लिए थे 24 में इसके मुकाबले 90% इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब इंटीग्रल इक्वेशन की बात कर रही हूँ, बाकी में तो ठीक ही थे, इंटीग्रल इक्वेशन की मैं बात कर रही हूँ। तो हम अब यहाँ पर हमारे पास दो इंटीग्रल है, तो हमको दो कॉन्स्टेंट मानने पड़ेंगे। पहला हम मानेंगे C1, क्या मानेंगे, C1 मानेंगे 0 से 1, इससे मानेंगे x को छोड़ के बाकी सारी टर्म। फिर हम C2 मानेंगे, C2 तो ये पूरा का पूरा ही C2 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा ही बिना x का है,
तो इसको जब हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो यू एक्स क्या बन जाएगा, यू एक्स हमारा बनेगा माइनस का 1/2 प्लस C1x प्लस C2 इक्वेशन 2। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरा सिस्टम जो है डिस्चार्ज जैसा होने लगा होगा, तो मुझे मुझे इसे लगाना चाहिए चार्ज पे। ओके, मेरे सिस्टम को थोड़े पावर की ज़रूरत है, इसको भूख लगी है तो हियर ओके मैंने प्लग इन कर दिया है तो ये चार्ज हो गया है। सो हमारा जो है थोड़ा लेंदी जाएगा, ये जाना ही पड़ेगा इसको, तो और कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। ये वैल्यू करके एक एक करके C1 और C2 की वैल्यू निकालेंगे। पहले C1 की वैल्यू निकालेंगे। C1 क्या है, 0 से 1 UT मतलब ये वाला माइनस का 1/2 C1t प्लस C2 और dt। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए सोल्व करते हैं, लेंदी तो जाएगा ही जाएगा। यहाँ से C1 ऐसा ही इंटीग्रेशन माइनस का t/2 C1t² प्लस C2t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट लगाने का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारा ही 0 हो जाएगा। अपर लिमिट जब लगाएंगे तो ये आएगा माइनस 1/2 C1/2 प्लस का C2। तो यहाँ से जब इस इक्वेशन को हम एडिट करेंगे, इसको मतलब इसको हम ये करेंगे, थोड़ा शफल करेंगे। अब इतना शफल आप लोग कर सकते हैं, मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे शफल कर देंगे। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी C1 माइनस 2C2 इक्वल -1, है ना, ये पहली इक्वेशन बनेगी। अब C2 की वैल्यू निकालना है। C2 क्या है हमारा, C2 है हमारा 0 से 1 UT dt t और UT क्या हो जाएगा माइनस 1/2 C1t प्लस C2 और dt। तो यहाँ से 0 से 1 ऐसा ही, ये t अंदर जाएगा माइनस का t/2 C1t² और C2t और फिर dt। यहाँ से C2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का t²/4, है ना, 1/2 और 1/2 4 प्लस C1t³ प्लस C2t²/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब 0 से 1। अब अपर लिमिट लगाएंगे 1/4 C1/3 और C2/2। इसको आपको एग्जाम में भी खुद ही करना है ना, और मैंने भी करके देखा है। तो इसको जब हम थोड़ा शफल कर देंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 3C2 माइनस का 2C1 इक्वल माइनस का 3/2। ये इक्वेशन 2 है। 1 और 2 को सोल्व करके C1 और C2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 1 जो इक्वेशन है वो हमारी है C1 माइनस 2C2 इक्वल -1। 2 बनेगी हमारी माइनस का 2C1 प्लस का 3C2 इक्वल माइनस का 3/2। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें कर देती हूँ 3 का मल्टीप्लाई, इसमें कर देती हूँ 2 का मल्टीप्लाई, इन दोनों को, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगी 3C1 माइनस 6C2 माइनस 3 और ये हो जाएगी माइनस का 4C1 प्लस का 6C2 और माइनस का 3। तो यहाँ से ये दोनों तो कैंसिल, माइनस का C1 इक्वल माइनस का 6, तो C1 की वैल्यू आ गई है 6। जब हम C1 की वैल्यू रखेंगे तो हमको C2 मिल जाएगा 7/2। तो यहाँ से जो हमारा U है वो बनेगा माइनस का 1/2 प्लस C1x, है ना, सॉरी प्लस का 6 बनेगा, है तो हाँ प्लस का 6 प्लस C1x फिर था प्लस का C2 यानी 7/2। तो इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो U ऐसा ही 6x, इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3, है ना, 6/2 3। तो U आएगा 6x प्लस 3। 6x प्लस 3 जहाँ भी है वो हमारा करेक्ट आंसर है, 6x प्लस 3। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। मानती हूँ थोड़ा कैलकुलेटिव था और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें इस बार कैलकुलेटिव पूछे गए, और वो वेट ऐसा नहीं है कि अब देखिए 2024 का पेपर देखेंगे उसमें इंटीग्रल इक्वेशन से बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन ये जो कैलकुलेशन हमने करी है वो वहाँ थोड़ी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हो गई थी, पर इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा था। तो इन्होंने यहाँ एक आध टॉपिक तो आपको मिलेगा, वही तो एग्जाम का लेवल बढ़ाता है। तो ऐसे टॉपिक हमको एग्जाम में क्यों दिए जाते हैं, 2 चीज़ों के लिए। पहले तो हमारी थोड़ी डीप नॉलेज देखने के लिए, ठीक है, कि हमें थोड़ी डीप नॉलेज है कि नहीं, हम मॉडरेट से टफ वाले क्वेश्चन कर पाते कि नहीं। दूसरी इसलिए कि हम जो चैलेंजिंग सिचुएशन होती है ना, सिचुएशनल जो होती है हमारे सामने अचानक से आ जाती है, उसमें हम कैसे, हमारा माइंडसेट डील कर पाता है, क्या हम
सर्टेन आने वाली प्रॉब्लम में ही फंसे रह जाते हैं या फिर अपने माइंड को एक्टिव करके अपना रास्ता देखते हैं। ये होती ही इसलिए है। ऐसी क्वेश्चन को देख के एग्जाम में हाइपर नहीं होना है, क्योंकि पेपर पूरा टफ नहीं है, इजी है, फिर मॉडरेट है, फिर थोड़ा टफ है ना। इजी, मॉडरेट ज़्यादा और थोड़ा टफ है ना। तो हमको क्या करना है कि मॉडरेट और इजी वाले चुन चुन के करने हैं, उसके बाद टफ पे अपना टाइम देना है। ये क्वेश्चन होते ही इसलिए कि हमको उलझा दे। और आप सोचेंगे कि इनमें कौन उलझेगा, उलझते हैं रियली, स्टूडेंट इनमें उलझ जाते हैं। तो हमें, क्योंकि वही तो हमें पूरे ड्यूरेशन में सीखना है, हमारी प्रैक्टिस उसी के लिए तो होती है कि हमें इसमें उलझना नहीं है ना। हमें बिल्कुल इनमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि मेरे से ये क्यों नहीं हो रहा, अरे इतना टफ क्वेश्चन कैसे पूछ लिया, इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन, ये 2 नंबर तो गए, अब क्या करूंगा, इतना सब नहीं सोचना है। जो हो रहे हैं पहले चुन चुन के वो करिए, फिर जो लगता है कि हाँ थोड़ी मेहनत करने पे हो जाएंगे फिर उनको करिए, फिर टफ क्वेश्चन पे जाइए, है ना। इस तरह से ही पेपर सोल्व करना है आपको। यही हमारा माइंडसेट डिसाइड करते हैं, यही तो बताते हैं कि हमारा माइंडसेट कैसा है, हम अचानक आने वाली प्रॉब्लम से कैसे डील करते हैं। एग्जाम सिर्फ नॉलेज का नहीं, ओवरऑल पर्सनालिटी का होता है ना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने किताबें पढ़ी है और उससे हमारा एग्जाम, पूरी हमारी जो पूरी पर्सनालिटी रहती है, हमारी पूरी माइंड ऑफ थिंकिंग, हमारी माइंड सेट क्या होता है, सब मिलाकर हमारे एग्जाम निकालते हैं, है ना। इतने टाइम की मेहनत और सब मिलाकर। ओके, सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये यहाँ पर x माइनस टी पहचान ले सकते हैं आपकी, ये कैसे होने वाला है, कॉन्वोल्यूशन है। इसको करने के बहुत से तरीके हैं, ऊपर जो C1 C2 करा है ना उससे हो जाएगा, बट मैंने उससे करके देखा है, उससे ज़्यादा लेंदी जा रहा है, और लाप्लास जो है उससे थोड़ा कम लेंदी जा रहा है। तो मैं आपको लाप्लास वाली मेथड बता दूंगी। अगर आप ऊपर जो C1 C2 वाली है, यहाँ पर एक C1 यहाँ पर एक C2, आप उससे भी कर सकते हैं, और भी तरीके इसको करने के। ओके, सो सबसे पहले हम अपना ux लिख लेते हैं। ux क्या है, 1 माइनस 2x माइनस 4x स्क्वायर, और इसको लेबनीज से भी कर सकते हैं, ना दिख रहा है ना आपको, न्यूटन लेबनीज से, ये देखिए न्यूटन लेबनीज से भी कर सकते हैं, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा और बहुत अच्छा होगा, बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको, ये न्यूटन लेबनीज से होने वाला ही क्वेश्चन है, बट ठीक है हम लाप्लास से कर लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, हम सबसे पहले तो जब लाप्लास लेंगे तो ये x माइनस टी बन के हमारा लाप्लास का वेरिएबल t बन जाएगा। तो टेकिंग लाप्लास ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, ये सारा तो लिखने की जरूरत नहीं हालांकि। तो देखिए लाप्लास ऑफ u ऑफ t, मैंने चेंज ऑफ वेरिएबल कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लाप्लास 1 का लाप्लास लीनियर होता है, 2 बाहर लाप्लास t का, है ना, हर x को मैं t से रिप्लेस कर रही हूँ, और यहाँ पर लाप्लास की लीनियरिटी 4 बाहर लाप्लास t स्क्वायर का, यहाँ कॉन्वोल्यूशन लगेगा तो प्लस ऐसा ही, है ना, 3 तो बाहर लाप्लास 1 का, यहाँ पे 6 बाहर लाप्लास t का, माइनस 4 बाहर और लाप्लास t स्क्वायर का, और इस पूरे के साथ में यहाँ से हमारा u ऑफ t है, लाप्लास ऑफ u ऑफ t, ठीक है, कॉन्वोल्यूशन लगाया है मैंने। तो चलिए इसको कर लेते हैं। सॉरी, मुझे ना सच में बहुत ज़्यादा ही कोल्ड हो गया, सही भी नहीं हो रहा है। 1 का होता है 1/s, ठीक है। 2 का अभी हमने पढ़ा है, t की पावर n का लाप्लास क्या होता है, गामा n+1 अपॉन s की पावर n+1, और गामा n+1 होता है n फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो जाएगा सॉरी 2/s स्क्वायर, फिर इस 4 के लिए हो जाएगा 4, और एक इसका 2 ये फैक्टोरियल भी तो आएगा, तो 4 × 2/s³, ठीक है। उसके बाद प्लस ऐसा ही यहाँ से 3 ऐसा ही लाप्लास s का, फिर 6 के बटे में s स्क्वायर, फिर वापस से वही 4 × 2/s³, और इसके साथ में है us, है ना, यहाँ भी us कर देती हूँ, लाप्लास ऑफ ut को us से लिखते हैं, और हर एक s स्मॉल s ही है, ठीक है, स्मॉल s ही है, और मैंने स्मॉल s काफ़ी आई थिंक वियर्ड तो नहीं लिख दिया है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इन तीनों को हम एक जैसा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा s³ माइनस 2s माइनस 8/x, LCM ले लिया है, बटा एक जैसा कर दिया है, कुल मिला के ये भी हो जाएगा 3s² माइनस 6s, और माइनस का 8/s³, और इसके साथ में us। कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी ये इतना सब तो हम कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए हम इस us को उधर ले जाएंगे, ताकि us दोनों में से कॉमन निकलेगा, और यहाँ आएगा 1 माइनस 3s² माइनस 6x माइनस 8/s³, है ना, और us कॉमन
इक्वल में है एस स्क्वायर माइनस 2s माइनस 8 अपॉन एस क्यूब। यहाँ से इसका फ्रैक्शन एक जैसा कर लेंगे, यू एस ऐसा ही, एस क्यूब माइनस का 3s स्क्वायर प्लस का 6s प्लस का 8 अपॉन एस क्यूब, और यहाँ से भी एस स्क्वायर माइनस 2s माइनस का 8 अपॉन एस क्यूब। एस क्यूब से एस क्यूब कैंसल, यू एस ऐसा ही। अब ये जो भी है सारा का सारा बटे में जाएगा, एस स्क्वायर माइनस 2s माइनस 8 अपॉन एस क्यूब माइनस का 3s स्क्वायर प्लस का 6s और प्लस का 8। अब हम इसका यहाँ से फ्रैक्शंस कर देंगे, फैक्टर कर देंगे, आई मीन नॉट अ फ्रैक्शंस, इट्स अ फैक्टर। जब हम यहाँ से फैक्टर करेंगे इसको तो देखेंगे, हमें पता है ना 1 रख के देखेंगे, 1 रखने पे 0 आ रहा है तो 1 एक रूट हो जाएगा, और उस 1 से हम इसको डिवाइड कर देंगे उस फैक्टर से, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे s माइनस 1 एस स्क्वायर माइनस 2s माइनस 8। अब ये दोनों, इससे ऊपर वाला और नीचे वाला ये तो कैंसल, तो हमारे लिए बचा है यू एस इक्वल एस 1 अपॉन एस माइनस 1। तो अब हम इसका क्या करेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो यू टी कितना आ जाएगा 1 अपॉन मतलब एल इनवर्स 1 अपॉन एस माइनस ए 1। अब इसका लाप्लास कितना होता है, एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस ए होता है ई की पावर ए टी, ठीक है, ई की पावर ए टी होता है। तो इसका लाप्लास लेंगे हम तो यू की वैल्यू आ जाएगी ई की पावर टी। आ गई है ई की पावर टी। आंसर नहीं, आंसर नहीं है, थोड़ा और कुछ पूछ लिया इन्होंने। इन्होंने यू के अंदर log 3 पूछा है, यू के अंदर log 3 पूछा है, तो ये आ जाएगा ई की पावर log 3, ई की पावर log 3, ई से log कैंसल, आंसर आएगा 3। जहाँ 3 है वो आंसर है, जहाँ 3 है वो आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, ओके एवरीवन, सो थैंक यू फॉर टुडे सेशन। आज के लिए इतना ही था। आज हमने मेन तो हमने इंटीग्रल इक्वेशन सीओवी और कुछ न्यूमेरिकल एनालिसिस के भी क्वेश्चन किए हैं। इंटीग्रल इक्वेशन का पोर्शन 2022 में थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया था, बट रेस्ट रिमेनिंग टॉपिक ने उसको एडजस्ट कर दिया है ना। एक टॉपिक ही पेपर का लेवल नहीं बनाता है, सारे टॉपिक अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। सो आज के सेशन में इतना ही। अगले जो पार्ट रहेगा, ये पार्ट कौन सा था, 4 था, तो अगला है लास्ट पार्ट होने वाला है। लास्ट पार्ट है जिसमें हम 129 से 150 तक के जितने भी 25 सॉरी जितने भी क्वेश्चन है हम अगले वाले सेशन में कर लेंगे, ठीक है। और ये हमारा 2022 का लास्ट सेशन था। अब सिंस एग्जाम आपकी 11 जनवरी को नहीं हो रही है, थोड़ी एक्सटेंड हो गई है, तो जैसा कि मैं आपको अपने हर लेक्चर में बता रही हूँ, इस लेक्चर में भी बता दूंगी, आपको पैनिक नहीं करना है, ना ही अपना टाइम वेस्ट करना है। आपको इस टाइम को गुड वे में यूटिलाइज करना है। कोई टॉपिक रह गया हो, थोड़ी प्रैक्टिस रह गई हो, पेपर फर्स्ट रह गया हो, पेपर फर्स्ट भी 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का है, उसको नहीं छोड़ना है। मैंने आपको 20 डे की स्ट्रेटेजी में सब बता दिया था, हालांकि 20 डेज तो नहीं रहे अब, पर ठीक है, स्ट्रेटेजी तो हमारी है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। असिस्टेंट प्रोफेसर आपकी आंखों के सामने कैलेंडर पड़ा है ना, ज़्यादा दूर नहीं है, तो उसका भी बेनिफिट लीजिए। आप ये मत सोचिए कि सेट दे के आराम करूँगा, नहीं। 2026 आपके लाइफ चेंजिंग ईयर हो सकता है। सेट हो रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर हो रही है, कैलेंडर है, थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, पर 26 तक सब कुछ हो जाएगा। तो आप स्टूडेंट से सीधे प्रोफेसर पर स्विच कर सकते हैं। सो प्लीज़ हार मत मानिए और बिल्कुल भी निराश ना हो, ना ही डिस्टर्ब होना है, अपनी तैयारी जारी रखिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ हैप्पी लर्निंग एंड प्लीज ज्वाइन टू अस। थैंक यू एवरीवन।